गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पर है, जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से याद करेंगे, एनसीईआरटी को अपने टिप्स पर करेंगे। यही हमारी सीरीज का मोटिव है। हम जानते हैं कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, इसी तरीके से बायोलॉजी हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 360 मार्क्स का हमको यहीं से स्कोर करना होता है, तो हमको बहुत ज़्यादा फोकस करके बायोलॉजी के एनसीईआरटी को अपने टिप्स पर करना है। मैं उन बच्चों से भी यही बोलना चाहूँगी जो अभी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है जीएनटी, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं इधर उधर से, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप एनसीईआरटी को, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को भी अपने टिप्स पर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम इजीली निकल सकता है। अभी तो आपके एग्ज़ाम की डेट आई थिंक 17-18 अक्टूबर को है, पर अगर आप अभी जितने भी चैप्टर्स अगर इससे कवर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे हो जाएगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट ऊपर जो पैरा दिया हुआ है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, उसमें ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं जनरली, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं ना। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के, वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, है ना। और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, पर स्मॉल क्वांटिटी में। ये भी हमारे फूड के कंपोनेंट हैं, पर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। फूड की अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं तो उससे हमको क्या क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं, ग्रोथ। और ये जो एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल हमको फूड से मिले हैं, उसकी वो क्या हेल्प करते हैं? तो वो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू में, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है ना, तो आपकी सेल्स क्या करती है? अपने आप को रिपेयर करती है ना। सेल डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है उसमें। तो ये सब हमको कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है ना। हम वाटर ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, है ना। तो पानी क्या करता है? जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है? मेटाबॉलिज्म से हम मोटे पतले दिखते हैं। जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, जिसका बीएमआर ज़्यादा होता है वो पतला होता है ना। और जिसका बीएमआर कम होता है वो जनरली फैटी होता है, ऐसा हम मानते हैं। और दूसरा काम क्या होता है वाटर का, कि वो जो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी का, उसको बचाता है। अब क्या होता है? डाइजेशन एक्चुअली में है क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हम खा रहे हैं उसको सिंपल, अब हमारी बॉडी उसको ऐसे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, उसको छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन अगर आपसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछ सकता है कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, तो डाइजेशन बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल दोनों मेथड से होता है। अब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यहाँ पे एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने एनसीईआरटी का छोड़ा है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो एनसीईआरटी आपकी टिप्स भी होगी। एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम हिंदी में आहार नली बोलते हैं ना। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी दो ओपनिंग्स होती है। स्टार्टिंग में हमको दिख रही है ना, एंटीरियर मतलब आगे की ओर। आगे क्या है? हमारा माउथ है। पीछे की ओर हमारा क्या है? एनस है ना। उसके बाद ये मैंने फ्लो चार्ट लिखा है यहाँ पे कि जो माउथ होता है वो कहाँ ओपन होता है? बकल कैविटी में ओपन होता है। ओरल कैविटी भी हम उसको बोलते हैं। फिर हमारी जो बकल कैविटी होती है, हमारे माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टिथ और टंग होता है ना। अब हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे टिथ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज थिकोडोंट, सेकेंड वन इज डाइफोडोंट एंड थर्ड वन इज हेटेरोडोंट। थिकोडोंट क्या होता है? जो एकदम जो शॉकेट होते हैं ना, हमारे जबड़े जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें एकदम अंदर धसे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। डाइफोडोंट क्या होते हैं? हम जनरली बोलते हैं ना कि यार मेरी अक्ल दाढ़ आ गई, ये आ गई। तो ये जो डेसिडियस या टेम्परेरी टिथ होते हैं, जिसको दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं, वो एक बार गिर जाते हैं और वापस से नए दांत आते हैं। तो ये जो 2 सेट्स ऑफ टिथ हमारी लाइफ में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ याद रखना है कि एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया? मेजोरिटी मेमल्स। हम ये नहीं बोल सकते कि सारे मेमल्स में, मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर में यही होता है।
एंड थर्ड वन इज हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब कि अलग अलग शेप की होते हैं। सारे हमारे दांतों का सबका शेप एक सा नहीं होता है ना, शेप और साइज अलग अलग है। तो हमारे दांत कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। हमारे एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। डेंटल फॉर्मूला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एडल्ट का एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, चाइल्ड का मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, है। तो यहाँ पे 2 क्या है? इंसिसर्स है, 1 क्या है? कैनाइन है, 2 क्या है? प्रीमोलर है, और 3 क्या है? मोलर है। उसी तरीके से आप नीचे वाले को भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज एनामल। एनामल क्या होता है? जो हार्ड चीविंग सरफेस होती है ना, टीथ की, हम जिसे चबाते हैं, जो वाइट वाइट हमको दिखता है, वो क्या होता है? एनामल होता है ना। जो काम में हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, मतलब कि खाने को चबाने में ये हेल्प करता है हमारी। उसके बाद क्या आता है? टीथ के बारे हमने पढ़ा था, बकल कैविटी में 2 पार्ट है ना, हमने टीथ पढ़ लिया है। अब हम टंग पढ़ेंगे। टंग क्या की ऐसे हिला के देखो आप, एकदम क्या होती है? फ्रीली मूवेबल होती है ना। हमेशा कोई भी चीज़ आप पढ़ो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, है ना। तो क्या होती है? वो फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है ना, हर चीज़ का एक फ्लोर होता है नीचे। तो हम जब अंदर ऐसे अपना माउथ ओपन करके देखते हैं तो पीछे के साइड जो फ्लोर होता है बक्कल कैविटी का, उससे ये अटैच होती है। किससे अटैच होती है? फ्रीन्यूलम से अटैच होती है। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये। अब हमारी टंग को जब हम बाहर करेंगे, है ना, उसको बाहर करके जब मिरर में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। वो क्या है? पेपिली है ना। और ये पेपिली बहुत तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, पर हमको याद नहीं रखने क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। और इसमें से कुछ में ही क्या प्रेजेंट होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है, सब में नहीं होती है, याद रखना। अब ओरल कैविटी तो हम आ गए थे। ओरल कैविटी के आगे का फ्लो चार्ट क्या है? ओरल कैविटी अब आगे कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए। फूड कैसे जाएगा? इसोफेगस से जाएगा। और एयर कैसे जाएगी? ट्रैकिया से जाएगी, है ना। अब इसोफेगस और ट्रैकिया को ही क्या बोलते हैं? विंड पाइप। दोनों कहाँ पे ओपन हो जाएंगे? फेरिंग्स में। ठीक है, ये याद रखना है ना। एपिग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक अपने जैसे छोटा सा अगर हम डब्बी ले ले, उसको हम ढक देते हैं ना, उसका जो ढक्कन होता है एकदम सॉफ्ट सा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, टिश्यू से मिलकर के बना होता है। वो क्या करता है? वहाँ पे हमारी जो डब्बी है वो क्या है? ट्रैकिया है ना, तो उसको कवर कर देता है। जैसे ही फूड एंटर करने वाला होता है तो वो जो एपिग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस मतलब क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, मतलब कि वो जो डब्बी के अंदर छेद है ना, वो क्या है? ग्लॉटिस है। तो वहाँ पे क्या नहीं जाने देता है? वो फूड को नहीं जाने देता है। कौन? उसका ढक्कन। ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटिस, है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? लॉन्ग थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कहाँ से? नेक, थॉरस, डायफ्राम से होती हुई गुजरती है। अब इसोफेगस कहाँ ओपन हो जाएगा? स्टोमक में ओपन हो जाएगा। स्टोमक क्या होता है? हमारा जे शेप एक ऑर्गन होता है। क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है। और जहाँ पे देखो, अगर हम 2 पाइप को भी कनेक्ट करते तो वहाँ पे हमको एक बैंड लगाना पड़ता है ना। वैसे जब हम इसोफेगस को स्टोमक से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो स्पिंटर होता है, वहाँ पे जो बैंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टोमक, है ना, कि कैसे इसोफेगस स्टोमक में ओपन होगा। लोकेशन कहाँ पे होती है? हमारा स्टोमक कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन में, ऊपर के उल्टे साइड के पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। हमारे स्टोमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। बॉडी मेन सेंट्रल रीजन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कार्डियक वो पार्ट है जहाँ पे इसोफेगस हमारा ओपन हो रहा है। पाइलोरिक वो पार्ट है जहाँ स्टोमक इंटेस्टाइन में ओपन होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा स्टोमक के बाद? देन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर आप इसको भूल जाएं तो कैसे याद रखना है? हमको डीजे से याद करना है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम कैसा होता है? शी शेप होता है। जेजुनम कैसा होता है? लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल वाला पोर्शन होता है, लॉन्ग कॉइल्ड होता है। और हाईली कॉइल्ड कौन होता है? इलियम होता है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था इसोफेगस और स्टोमक में ओपन हो रहा था, तो वहाँ पे कौन सा बैंड था? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर, है ना। तो जब स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ड्यूडेनम में होगा ओपन, तो वहाँ पे जो स्पिंटर होता है वो क्या होता है? पाइलोरिक स्पिंटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है, छोटा सा
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करते हैं, उनका घर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वहाँ रहते हैं ना, और वहाँ से एक छोटा सा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। कई लोगों का होता है ना जिसको पेन बढ़ जाता है, जब ये बढ़ जाता है तो उनका बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो बढ़ जाता है। ये हमें वेस्टिजियल है, कोई काम का नहीं है ना। पुराने लोगों में ये काम करता है क्योंकि वो पत्तियाँ खाते थे। दूसरा क्या है, कोलोन है ना। कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे ओपन होगा, अब रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ से होगा, एनस में। अब हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्स होती है हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ना, उसकी वॉल्व्स होती हैं, वॉल्स होती हैं जो इसोफेगस से रेक्टम तक हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसको कवर करती है। पहले क्या इसको याद रखना है हमको, सीक्वेंस में पहली सिरोसा होती है, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा है ना। सिरोसा कैसी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है काइस, और इसको थिन मेसोथीलियम होती है, थिन एकदम मेसोथीलियम। मेसोथीलियम मतलब कि एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, उसको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू की ये मिलकर के बनी होती है। मस्क्यूलरिस स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होगी, 2 तरीके की होती है। अगर अंदर पे है तो ये सर्कुलर फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होगा, आउटर पे है तो लॉन्गिट्यूडनल होगी। अगर आप ऐसे याद ना हो, इनर सर्कुलर थी कि लॉन्गिट्यूडनल, तो ऐसे याद रखना, आई से उड़ जाती है ना हमारे घरों की, तो आई सी इनर सर्कुलर है ना। पब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है कुछ रीजन में, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, डोडेनम की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है, लूप कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और इसमें क्या होती है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, ये जितनी भी चीज़ें होती है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल की, सब म्यूकोसा में। जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो भी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है ना। म्यूकोसा क्या होती है, अंदर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यही जब फोल्डिंग बनाती है किसमें, स्टोमक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुगाई। इसको ऐसे याद करना है, पेट में कौन लात मारता है, रुगाई है ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। इरेगुलर फोल्ड जो बनता है स्टोमक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विलाई। विलाई क्या है, विलाई क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बने वो विलाई कहलाती है ना, विलाई। और ये क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती है, सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और विलाई की भी छोटी छोटी जो लाइनिंग है, इससे और छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और जो विलाई होती है वो सप्लाई होती है, उसमें क्या है, तो बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, बीच में क्या होती है, लार्ज लिम्फ वेसल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी विलाई जिसमें बहुत सारा नेटवर्क हो कैपिलरीज का और लार्ज लिम्फ वेसल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टियर। इसके आगे 2-3 लाइनें जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, आप उसको जाके एनसीईआरटी से इसके नीचे का पोर्शन जरूर पढ़िएगा। बाकी इसके अलावा आप एक बार एनसीईआरटी बस देख लीजिएगा, हर चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, हर एक लाइन। हिंदी मीडियम वालों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इसको पढ़िए, समझिए, देन आप अपनी एनसीईआरटी में जाके पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ जो मैंने मेंशन किया है उसको आप हिंदी में अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 तरीके के होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड पीसी से याद रखना, पैरोटिड चीक में होती है, चीक मतलब गाल में है ना। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलरी हमारे जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो लोअर वाले जबड़े में होती है, लोअर वाले जॉज में होती है ना। और सबलिंगुअल कहाँ होती है, टंग के नीचे होती है। और याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होती है, बाहर होती है ना। और ये क्या सीक्रेट करती है, सलाइवरी जूस सीक्रेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, इसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है। ये एब्डोमेन कैविटी में बिलो डायफ्राम प्रेजेंट होती है, और अपर लेफ्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट था, स्टोमक है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, लीवर के 2 हेपेटिक लोब्स होते हैं, जिसको हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की ना, कोई पूछे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर की, तो हेपेटिक लोब्यूल होता है। तो हेपेटिक लोब्यूल हम बोलते हैं ना कि टिश्यू कैसे मिलके बनेगा, सेल से, वैसे हेपेटिक लोब्यूल कैसे मिलकर के बनेगा, हेपेटिक सेल्स से। हेपेटिक सेल्स कॉर्ड्स के फॉर्म में, ऐसी लाइनिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, बाइल सीक्रेट करते हैं, जो हेपेटिक डक्ट से जाकर के आगे एक ऑर्गन होता है
थिन मस्कुलर सैक होता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ग्लीसन्स कैप्सूल क्या है कि हमारा लीवर, आप हमको क्या बोलते हैं, हम किसी भी चीज़ को कवर करते हैं ना, तो हमारा लीवर भी एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर रहता है, जिसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हमारा गॉल ब्लैडर है और लीवर है ना। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आते हैं उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और जो लीवर से जो डक्ट आती है उसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। अब क्या होता है, बाइल डक्ट आ गई, कॉमन बाइल डक्ट, अब इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी, दोनों मिलकर के कहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ड्यूडेनम में, ऐसा कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की तरह ओपन हो जाएंगी। ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब डायग्राम देखेंगे आप। देखो ये हमारा गॉल ब्लैडर है, यहाँ से जो डक्ट आई ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है ना, सिस्टिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। और ये हमारा लीवर है, लीवर से जो डक्ट आई वो क्या आती है, हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे इसने किसका फॉर्मेशन कर ली, कॉमन बाइल डक्ट का। ये क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से जो डक्ट आई है वो क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना ली, कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये कहाँ पे ओपन हो गई, ड्यूडेनम में, है ना, इसको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे जो स्पिंटर होता है जो इस डक्ट को रेगुलेट करेगा वो क्या होता है, स्पिंटर ऑफ ओडाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट वन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, कंपाउंड ग्लैंड है, मतलब इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है ना। लोकेशन क्या होती है कि सी शेप ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बीच में। ये देखो ये हमारा ड्यूडेनम, ये सी शेप दिख रहा है ना हमको, ये सी शेप, इसके दोनों के बीच में यहाँ पे हमारी पैनक्रियास प्रेजेंट होती है। अब इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, याद रखना हमेशा, एंडोक्राइन पोर्शन क्या होता है, वो हार्मोन देगा, कौन सा देता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है वो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस देता है, एंजाइम देता है ना। आज हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप PNST, नर्सिंग, नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये NCERT की बहुत अच्छी सीरीज़ है जो मैंने ट्राई की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।